अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पीएसटी, सीटी, डीएम, पीईटी और कारी की पोस्ट की रिक्रूटमेंट हुई है। इसके बाद केपीके में एसएसटी की रिक्रूटमेंट होने जा रही है 4 सीटों के अंदर, जिसमें एसएसटी जनरल, एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी शामिल हैं। अब इनकी जो सिलेक्शन है उसके लिए अब आपको जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम मिले टेस्ट की तैयारी के लिए, तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इसकी तैयारी के सेशन का आगाज कर दिया गया है। हमारे नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं हमने उसके पास पेपर्स आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केपी के ईटा का पेपर जो कि मर्दान डिवीजन में कंडक्ट हुआ है। सीटी सर्टिफाइड टीचर की पोस्ट पे ये ओरिजिनल पेपर है, 100 एमसीक्यूज हैं और हम इस पेपर को 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं पेपर की डिस्कशन का। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द की फीचर ऑफ द कंटेनर used for aerosol spray cans are which one of the following? अच्छा, अब एरोसोल स्प्रे जो होते हैं, जितने भी हम स्प्रे यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं वो स्प्रे, या फिर एरोमेटिक भी होते हैं, तो इनके कंटेनर में खूबी क्या होती है? इनके कंटेनर का एक बेसिक कैरेक्टर ये होता है कि ये 25% रिसाइकल्ड मेटल्स से बना होता है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर कि आप रिसाइकल्ड मेटल्स ज्यादा यूज करें और उससे ये एरोसोल स्प्रे की जो केन्स हैं ये तैयार करें। इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ इज। अच्छा, अब वेवलेंथ है लाइट की या मुख्तलिफ रेडिएशंस की, तो आप वेवलेंथ को किस यूनिट में मेजर करेंगे? मोस्टली तो आपने इसे नैनोमीटर वगैरह में लिखा होगा। जिस तरह के हम वेवलेंथ लिखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर, हम कहते हैं ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। ये नैनोमीटर हम यूज करते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में जो नैनोमीटर है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मीटर में। आप रूटीन में जो मर्जी यूज करें, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल की एक अपनी डिमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड सेल्स हैं, दे आर इरेगुलर शेप्ड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स? यानी कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है? तो डेंगू फीवर। आपने अक्सर सुना होगा कि जो डेंगू फीवर के मरीज होते हैं, जिन्हें डेंगू बुखार हो जाता है, उनके नाक से या सम टाइम आंखों से या कानों से खून बहना शुरू हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये होती है कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो जो खून होता है वो बहुत ज्यादा पतला खून हो जाता है, तो उसके बहने को नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। आपकी बॉडी में 2 तरह की इम्यूनिटी है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ये है कि आपकी बॉडी में जर्म्स आए और आपकी बॉडी ने उनको किल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के एंटीबॉडीज बनाई, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। या फिर आपकी बॉडी में आने वाले जर्म्स को फैगोसाइटोसिस के जरिए खा लिया, तो ये आपकी बॉडी एक्टिवली काम कर रही है, इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि आपकी बॉडी को एक्टिवली काम ना करना पड़े। तो इसमें क्या होता है कि बनी बनाई एंटीबॉडीज आपकी बॉडी को मिल जाए, तो वो मेडिकेशन के जरिए मिल जाती हैं या फिर अप्लाई कर दी जाती हैं बॉडी पर। तो अब इसकी एक टाइप है। इसमें क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स रिसीविंग प्री मेड एंटीबॉडीज टू अ डिजीज रेदर देन योर बॉडी प्रोड्यूसिंग देम, कि आपकी बॉडी बनाती नहीं है, प्री मेड बन जाती है। तो कहते हैं कौन सी टाइप है पैसिव इम्यूनिटी की जो पैदाइश से पहले आपकी बॉडी को मिल जाती है? तो पैदाइश से पहले क्या होता है कि एक बच्चा माँ के पेट में, तो उसको एंटीबॉडीज अगर मदर से मिल जाए बनी बनाई, तो उसे आप कहेंगे कि उसे प्री बर्थ पैसिव इम्यूनिटी मिल गई। तो वो एंटीबॉडीज जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे की बॉडी में जाएगी उसे हम प्री बर्थ पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट फिर बायो से क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यूज इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट supports, binds and connects other tissues and organs in the body, जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी बनता है और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी सपोर्ट मिलती है। तो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स कौन सी हैं या कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो हमारी बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज और जो फैट्स हैं, ये टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। नेक्स्ट है बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, क्योंकि बाइल जो होता है ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, उसकी बड़ी सब्सटेंसेस को छोटी सब्सटेंसेस में तब्दील करता है। तो इट इज सिक्रीटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है,
गाल ब्लेडर इज गाल ब्लेडर जिसे आप पित्ता कहते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करके दे देता है लीवर को। लीवर उसे टेम्पोरेरीली आर्जी तौर पे स्टोर करता है, उसके बाद लीवर फिर उसे सिक्रीट करता है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि बाइल कौन प्रोड्यूस करेगा तो आंसर होगा गाल ब्लेडर। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सिक्रीट करेगा तो आंसर होगा लीवर। इसके बावजूद ये क्वेश्चन एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक बात को किसी पर्सपेक्टिव में लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर डिबेट में चले जाए तो दोनों भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतर आंसर क्या है? लीवर। In 1827, which one of the following scientists observed the movement of polar grains in water under microscope? तो 1827 में माइक्रोस्कोप के नीचे पोलर ग्रेन्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन वही साइंटिस्ट है जिन्हें हम क्रेडिट देते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी का। Assessing the consistency of results from two tests built similarly and based on the same content is referred to as। अगर एक ही तरह का कंटेंट हो और उसकी बेस पर आप रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी को असेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, क्योंकि जिन टेस्ट को आप चेक कर रहे हैं वो सेम कंटेंट पर डिजाइंड है, तो पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी में आ जाएंगे। A score showing how far above or below the mean an individual score falls using a standard scale like 1 with the mean of 100 is called। अब यहाँ पर एग्जांपल ये है कि एक मीन स्कोर है, क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ स्कोर है, एक मीन स्कोर है और आप चेक करना चाहते हैं कि मीन स्कोर से कितना ज्यादा या कितना कम स्कोर एक इंडिविजुअल हासिल कर रहा है, तो उसके लिए आप कौन सा स्केल यूज करेंगे? देखिए, अगर आप मीन यूज करें 100 का और उसके अकॉर्डिंग स्कोर को चेक कर रहे हैं अबव और बिलो, तो वो आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड स्कोर। ठीक है, जो टी स्कोर है ये भी इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें जो मीन स्कोर होता है वो 50 होता है, जबकि रा स्कोर ऐसा स्कोर होता है जिसे आप अभी कंपैरिजन में नहीं लेकर गए। और परसेंटाइल रैंक आपने बाकियों के साथ चेक करना होता है कि कितना सुपीरियर है या कितना इंफीरियर है, तो यहां पर हमने मीन के साथ डेविएशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मीन 100 है और आपकी डेविएशन 15 की है, तो 115 सिंगल टाइम राइज है, 130 2 टाइम्स राइज है स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो इस लिहाज से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज आर कंसीडर्ड एज पार्ट्स ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, अब ये एक साइंटिस्ट हैं, एक आप कह लें कि बिहेवियर को स्टडी करने वाले या लर्निंग को स्टडी करने वाले, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो मुख्तलिफ लॉज डिजाइन किए थे, तो उनमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का ही कंपोनेंट है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। नेक्स्ट है अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट व्यूड स्टडीइंग आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ परसेप्शन और लर्निंग एज इनइफेक्टिव। किस साइकोलॉजी के तहत लर्निंग को आइसोलेटेड पार्ट्स में अगर आप स्टडी करते हैं तो वो इनइफेक्टिव काउंट होता है? तो इसका आंसर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये जर्मन है और जर्मन में ये बात कही जाती है कि द होल इज मोर देन आइसोलेटेड पार्ट्स, के कहीं ना कहीं जब आप आइसोलेटेड पार्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो आप कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिस कर रहे होते हैं, तो आपकी जो एक ओवरऑल रिजल्ट आना चाहिए, एज ए होल रिजल्ट आना चाहिए, वो आइसोलेटेड पार्ट्स की वजह से मिस हो जाता है, तो इसको हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थ्योरी स्टेटिंग दैट द अनकॉन्शियस ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेट्स एक्शन टुवर्ड्स सीकिंग प्लेजर इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी, के जो हमारा अनकॉन्शियस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करता है और मोटिवेट करता है एक्शंस को प्लेजर हासिल करने के लिए, तो इसे साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। अ ड्रामा टेक्निक इन्वॉल्व्स ओनली माइम एंड जेस्चर्स विदाउट स्पोकन वर्ड्स एंड सच एज प्रिटेंडिंग टू वॉच और ईट इज नोन एज, तो इसे पेंटोमाइम कहते हैं। तो माजी में जो थिएटर्स हुआ करते थे वो मोस्टली इसी तरह के हुआ करते थे कि जस्ट जेस्चर्स यूज किए जाते थे, माइम्स यूज किए जाते थे बगैर अल्फाज कहे, तो उसे पेंटोमाइम का नाम दिया जाता है। 5E लेसन प्लान फेज वेयर स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज विद मटेरियल्स, कोलैबोरेट इन टीम्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। तो अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो चीजों को एक्टिवली सीख रहे हैं तो उसे हम एक्सप्लोर करना कहते हैं। An evaluation tool conducted multiple times at the end of classes throughout the quarter
अगर आप पूरा साल या पूरा स्टडी की फेज के दौरान हर क्लास के एंड पर असेसमेंट कर रहे हैं तो उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक होता है जिसके जरिए आप स्टूडेंट की जो मिस्टेक्स होती हैं या जिन एरियाज में वो स्ट्रगल कर रहा होता है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। द इस्थमस ऑफ स्यूज कनेक्ट्स विच टू कॉन्टिनेंट्स। अब जो इस्थमस है ये खुश्की का एक टुकड़ा है, ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है सुइज कैनाल के साथ। तो ये किन दो बराज़मों को कनेक्ट कर रहा है? तो ये एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करता है। तो इसकी बड़ी अहमियत है तजारती पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ लॉन्ग वाज द इंटर्म पीरियड बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? 1962 के आइन से पहले कितना इंटर्म पीरियड था जिसमें कोई आइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? असल में मार्च 1956 यानी कि 23 मार्च 1956 में हमने पाकिस्तान को पहला आइन दिया और 1958 में उसको एब्रोगेट कर दिया, एबॉलिश कर दिया। अब 1958 से लेकर 1962 तक ये ऑलमोस्ट 4 साल का अरसा बनता है, लेकिन अगर आप प्रिसाइजली इसे कहें तो ये 3 साल और 9 महीने का अरसा बनता है जब हमने बगैर आइन के वक्त गुजारा था। इंटर्म पीरियड जिसे आप कह सकते हैं। 1962 में फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ये अयूब खान के दौर में आया था। क्रिप्स प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय। अच्छा, क्रिप्स प्रपोजल्स क्या थे? क्रिप्स मिशन आया था दूसरी जंग अजीम के दौरान बरे सगीर में, और बरतानवी राज की एक आखिरी कोशिश ये थी कि किसी तरह जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है ये बरतानिया की इस शर्त को मान जाएं कि ये एक डोमिनियन के अंडर एग्जिस्ट कर जाएंगे, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है कि वो बरतानवी राज के अंडर एग्जिस्ट कर रहा था और बहुत अच्छा एग्जिस्ट कर रहा था। तो इनकी कोशिश थी कि ये बरे सगीर भी इस तरह एग्जिस्ट कर जाए, कांग्रेस भी मान जाए, मुस्लिम लीग भी मान जाए और अलग वतन के मुतालबे से हट जाए। तो ये प्रपोजल्स आए थे, लेकिन कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस जो था वो चाह रहा था कि बरतानिया दूसरी जंग अजीम के दौरान ही चला जाए, जबकि जो मुस्लिम लीग थी इनका मुतालबा ये था कि इस सारी बात में कहीं पर मुसलमानों के लिए अलग रियासत की बात नहीं थी, तो दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ताशकंद एग्रीमेंट? ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और 1965 की जंग के बाद। तो लाल बहादुर शास्त्री जो इंडिया के वजीर आजम थे ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। द ओल्डेस्ट पोएम इन पश्तो लैंग्वेज वाज रिटन इन द 8वीं सदी ईस्वी में। पश्तो जुबान में सबसे पुरानी नज्म लिखी गई जो एग्जिस्ट करती है, जिसका हमें पता है। तो ये शायर थे अमीर करोड़ सूरी, उनकी ये नज्म है 8वीं सदी में। विच हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद वाज डेवलप्ड विद जापानीज सपोर्ट? कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। मार्का मूता से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो जाते हैं तो अगले सिपहसालार कौन होंगे? तो अगले सिपहसालार हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओमान के बादशाह जैफर को खत किसके जरिए भेजा? जैफर के बादशाह को खत भेजा गया हजरत उमर बिन अलास के जरिए। हजरत उमर बिन अलास बड़ी शोहरत रखते हैं, फतह मक्का से कुछ अर्सा पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और हजरत उमर बिन अलास जो थे ये फाते मिस्र भी हैं, ये बड़े ही अहम तरीन जनरल माने जाते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद के दोस्तों में इनका शुमार होता है। और जिस तरह के आप तारीख का मुताला करें तो इस्लामिक हिस्ट्री के जो ज्यादा बड़े जनरल्स हैं उनमें हजरत खालिद बिन वलीद और उनके दोस्तों का खासुल खास शुमार होता है। हजरत सलीद बिन उम्र को भी भेजा गया था, लेकिन इनको कुछ और इलाकों की तरफ भेजा गया। हजरत वहिया बिन खलीफा अल-कल्बी, हाँ ये बहुत मशहूर है। हजरत वहिया बिन खलीफा अल-कल्बी सहाबी हैं। यहाँ पर तो मतलब इस ऑप्शन में तो नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर वही जब लेकर आते थे तो हजरत वहिया बिन खलीफा अल-कल्बी के रूप में आया करते थे। सूरतुल निसा कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से कौन सी सूरत है? ये चौथी सूरत है। 5वीं तो सूरतुल मायदा है, 6ठी सूरतुल अनाम है, 7वीं सूरतुल आराफ है, 8वीं सूरतुल इनाम है अनफाल, 9वीं सूरत तौबा है, 10वीं सूरत यूनस है। आपको सारी पता होनी चाहिए, कोई भी पूछी जा सकती है। एक बार याद करेंगे फिर उसके बाद काफी याद रहेंगी। गज़वा खैबर के दौरान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसको ऐसी कारी ज़र्ब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया? तो मरहब मारा गया था। बहुत मशहूर था कि ये शिकस्त नहीं खाता, लेकिन वो मारा गया था। सूरह अल-तकासुर की इब्तिदाई आयात में किस चीज की मजम्मत की गई है? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतमुल मुकाबिर, यानी कि ज्यादा माल जमा करने की हवस ने लोगों को अंधा कर रखा है और आखिरकार वो कब्रों में जा पड़े हैं। तो ये यहाँ पर मजम्मत की गई है दुनिया की ज्यादा मालो दौलत की ख्वाहिश की।
चूज द प्रीफिक्स दैट मीन्स बिफोर। प्री का मतलब बिफोर होता है, जिस तरह हम कहते हैं प्री मेडिकल, मेडिकल से पहले की क्लास। व्हाट इज द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलंटियर? वॉलंटियर का लफ्जी मतलब क्या है? वन हु ऑफर्स अनपेड सर्विसेज, के जो पैसों के बगैर काम करे रजा कराना तौर पर। द स्टोरी जंप्ड ऑफ द पेज, इसका मतलब यहाँ पर कौन से किस तरह का ये सेंटेंस है? ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन ये होती है कि आप सेंटेंस में किसी इंसानी खूबी को किसी बेजान चीज के साथ जोड़ दें। तो स्टोरी एक बेजान चीज है, जंप करना इंसानी खूबी है, तो आप इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। ही डिडंट विन द प्राइज सो ही वर्कड रियली हार्ड। उसने इनाम नहीं जीता, करके उसने बड़ी मेहनत की। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है? तो यहाँ पर जो वर्ड है दो, ये आपके पास कंजक्शन है। चूज द करेक्ट वर्ड्स ऑर्डर फॉर, मुख्तलिफ अल्फाज है, तरतीब दे, सेंटेंस बना लें। तो द कश्मीर कल्चर इज अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल कस्टम्स, तो आपने इसको तरतीब देनी है, ये आपके इस तरतीब से बन जाएगा। एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी फ्लाइंग टू दुबई, तो यहाँ पर शैल बी आएगा। ये कंडीशनल, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर के बारे में सेंटेंस है। फ्लाइंग आ रहा है ना, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस बन जाता है आपके लिए। शी इज एंग्री विद, अब यहाँ पर कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे तो तीन लिखे हुए हैं, इटसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, लेकिन शी के साथ डेफिनेटली हरसेल्फ ही आएगा। इन विच सेंटेंस इज द कॉमा करेक्टली प्लेस्ड? आफ्टर ही फिनिश्ड हिज मील ही वेंट आउट, यहाँ पर ठीक है। शी सिंग्स एंड, अब आपने एंड भी लगा दिया, कॉमा भी यूज कर रहे हैं। ट्राई टू हेल्प हिम बट, अब बट के साथ कॉमा यूज कर रहे हैं, गलत है। क्विकली फिनिश योर होमवर्क, तो यहां पर इसे कंप्लीट करें यहां तक लाकर, तो ये भी आपका गलत है, क्विकली के बाद कॉमा यहां पे नहीं आता। In first year of tree planting campaign, 6,000 plants were planted, and each year there is an increase of 2,200 plants. If the sequence continues, how many plants will be planted in 7th year of the campaign? पहले साल 6,000 पौधे लगाए गए और अगले हर साल गुजरते साल के साथ 2,200 पौधों का इजाफा किया गया। तो अगर आप 7वें साल तक पहुंच जाते हैं तो कितने पौधे आप लगाएंगे 7वें साल में? तो ये वही सीक्वेंस मालूम करने का तरीका था। फार्मूला लगा दें कि nth ईयर में आप कितने पौधे लगाएंगे, तो ये आपका फार्मूला लग जाएगा। इस तरीके से आप करते हैं। अब 7th ईयर में हमने मालूम करना है, पहले साल 6,000 पौधे लगाए गए हैं और टोटल 7th नंबर ऑफ टाइम्स हमने चेक करना है -1, और डिफरेंस हर साल कितने का आ रहा है? 2,200 का आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लें। 6,000 जमा 7 - 1 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 22,000 से 2,200 से। तो अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 13,200। 13,200 में 6,000 जमा कर लें, 19,200 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 132, 19,200 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका सॉल्व हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बिटवीन 0.5 एंड 1, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इवेंट? अच्छा, एक होता है कि आप कहते हो कि एक इवेंट के होने के चांसेस 0.5 है, तो मतलब 50-50 है। लेकिन अब आप कह रहे हो 0.5 और 1 के दरमियान है, तो इसका मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है। तो ज्यादा चांसेस ये है कि वो काम हो जाएगा, इट इज मोर लाइकली टू हैपन। अगर ये 0 और 0.5 के दरमियान होता तो हम कहते हैं लेस लाइकली टू हैपन। अगर ये 0.5 एग्जैक्टली होता तो हम कहते हैं इट इज इक्वली लाइकली टू हैपन। और अगर किसी काम की प्रोबेबिलिटी 0 होती तो हम कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। अब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, इट इज मोर लाइकली टू हैपन। नेक्स्ट लोगारिथम का क्वेश्चन आ गया, फाइंड log x if log 9 ऑफ बेस 9 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो जाएगा कि अगर जो आपके पास जिस चीज का आपने लोगारिथम मालूम करना है और वो और उसकी बेस सेम हो, तो आपका आंसर क्या आता है, जो x की वैल्यू क्या आती है, वो हमेशा 1 के बराबर आती है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगर आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो कर लें। हम इसको दूसरी फॉर्म में लेकर जाते हैं, तो 9 और उसकी पावर x इज इक्वल टू 9। अब ये जो जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। जब दोनों साइडों पर ये सेम है तो दोनों को आप इग्नोर कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c
when a square plus b square plus c square is equal to 38 and ab plus bc plus c is equal to -1। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होना है a plus b plus c का स्क्वायर इट इज इक्वल टू a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ca। वैल्यूज पुट करते हैं, इसको तो आपने फाइंड करना है, हम इसकी जगह x लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, और इसकी वैल्यू है 38 और ये -1 है, -1 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 36। x स्क्वायर है 36 तो x बराबर आ जाएगा 6 के, तो x क्या था a plus b plus c, तो ये आपका राइट आंसर है। Which of the following statements is true about the point A, B and C? अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं हम इनकी अगर स्लोप निकाल लें तो पता चल जाएगा कि ये लीनियर कोलिनियर है या नहीं है। तो आप AB की स्लोप निकालें, फार्मूला होगा y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। अब ये आप किस तरीके से निकालेंगे, आप 4 माइनस 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस 4 करेंगे वो 1 प्लस 4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, ये ए बी हो गया, बीसी कर लेते हैं। बीसी के लिए यही फार्मूला लगेगा y2 माइनस y1, तो 11 माइनस 4 7 आ रहा है, 6 माइनस 1 5 आ रहा है। अच्छा, हमें पहले दो को सॉल्व करके पता चल गया है कि ये सेम वैल्यूज नहीं आ रही। अगर ये सेम वैल्यूज नहीं आ रही तो ये आपके पास क्या है, द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर ये सेम वैल्यूज आ रही होती हम तीसरे को भी चेक कर लेते, सीए को भी चेक कर लेते कि क्या वो भी सेम वैल्यू आ रही है। What is the remainder when polynomial 2x4 minus 3x square plus 5x minus 7 is divided by x plus 2? Remainder थ्योरम लगाएं तो x plus 2 is equal to 0, तो x will be minus 2, so p of x is equal to 2x4 minus 3x square plus 5x minus 7। इसके अंदर आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो आप पुट कर दें, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि आपको आना चाहिए, बाकी चीजें तो बात की हैं। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है तो ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। -2 की पावर जब आप 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 ज़रब 2 16, और जो माइनस है ये इसकी पावर जब आप पॉजिटिव में लेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, यानी कि इवन में लेंगे तो माइनस को माइनस से इवन टाइम मल्टीप्लाई करने पर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 32, ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, और ये 5 मल्टीप्लाई -2 -10, और ये -7, ये हो गया आपका 32 में से 12 20, 20 में से 10 माइनस किए 10, 10 में से 7 माइनस किए 3, सो 3 इज योर राइट आंसर। रिमाइंडर थ्योरम आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। इफ sin थीटा इज स्मॉलर देन 0 एंड cot थीटा इज लार्जर देन 0, नेम द क्वाड्रेंट इन व्हिच एंगल थीटा लाइज। तो अगर थीटा sin थीटा है स्मॉलर 0 से, और तो ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट आपका बनेगा। cot थीटा है लार्जर देन 0, तो ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर जाता है, सो थर्ड क्वाड्रेंट इज योर राइट आंसर। A chord is 5 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter. The length of the chord is, चलें एक सर्कल बनाते हैं, सेंट्रल पॉइंट, इसका रेडियस लिख देते हैं, रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। अब एक कॉर्ड है और कॉर्ड की लेंथ हमने मालूम करनी है, चले हम एक कॉर्ड बना लेते हैं, इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, और कॉर्ड जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो फिथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कि अब बेस जो है ये आपके पास x डिवाइडेड बाय 2 होगी क्योंकि हमने हाफ लेनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25। अच्छा, 25 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। हमने तो x मालूम करना है, या पूरे, क्योंकि पूरे कॉर्ड की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो 2 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो सिंपली फिथागोरस थ्योरम लग रहा है यहाँ पे। स्टार फॉर्मेशन के दौरान जो स्टार्स होते हैं दे आर प्रिवेंटेड टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन उनको कोलैप्स होने से बचाता है। फिनेफ्थलीन एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर यूज करते हैं हम केमिस्ट्री के लैब एक्सपेरिमेंट्स में, तो ये आपको बताता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एंड पॉइंट, और ये पिंक कलर दे रहा होता है एल्कलीज के साथ, एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, एसिड के साथ ये कलरलेस होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे मशहूर रिएक्शन है और आप ये मैट्रिक के आगाज में पढ़ लेते हैं कि जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा और साथ ये हाइड्रोजन गैस बना देगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मेज सीड इज द फूड स्टोर्ड। अब अगर आपके पास मकई का बीज है तो उसमें सबसे बाहर तो सीड कोट है जिसका काम है उसकी प्रोटेक्शन करना, और अंदर एम्ब्रियो है जिसका काम है नया बीज नया पौधा बनाना, और बाकी का जो सारा हिस्सा है वो एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जो गुलाब है ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है, अगरचे तो इंसेक्ट भी इसकी पॉलिनेशन करवा रहे हैं लेकिन ये अपनी पॉलिनेशन खुद भी कर लेता है, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मेज और कॉटन का मामला ये है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, पपाया भी, कॉटन में भी सेल्फ पॉलिनेशन देखी गई है लेकिन मोस्टली वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करता है। व्हाट इज फीवर क्लासिफाइड एज। फीवर कोई बीमारी नहीं होती, फीवर आपकी किसी ना किसी बीमारी की सिम्टम होती है कि या तो आपको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है जो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अ टर्म रिलेटेड टू असेसमेंट that reflects a non-threatening tone and suggests partnership, trust and understanding is। अच्छा, असेसमेंट की एक टाइप है जिसमें स्टूडेंट को फेल होने का मतलब उसकी धमकी नहीं दी जाती और उसको डर नहीं होता कि वो उसको कोई नुकसान होगा, सजा मिलेगी। तो ये किस तरह का इसे फीडबैक कहते हैं, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि इंप्रूवमेंट लाई जा सके। An assessment that offers student timely and specific feedback to improve learning is called। तो ऐसी असेसमेंट को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। आधा पेपर इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया है, बाकी आधा अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। मजीद किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारा एसएसटी का सेशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।